सबसे पहला प्रश्न हमारा हर्षवर्धन के से संबंधित ये प्रश्न है। हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन वर्धन वंश का एक बड़ा ही प्रसिद्ध शासक था और इसने थानेश्वर इसकी साम्राज्य की राजधानी थी। बाद में अपनी बहन राजश्री के कहने पर इसने अपनी राजधानी को थानेश्वर से परिवर्तित करके कन्नौज में शिफ्ट किया था। थानेश्वर वर्तमान हरियाणा में पड़ता और कन्नौज जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद के पास स्थित है। तो यही जो हर्षवर्धन था बड़ा ही वीर था, बहुत ही महान शासक था और साहित्यिक दृष्टि से भी इसकी बड़ी रुचि थी। इसने स्वयं कई नाटकों की रचना की और बहुत सारे नाटककार और कवियों को आश्रय दिया अपने दरबार में। तो ये जो महान शासक हर्षवर्धन था, इस हर्षवर्धन को इनमें से किसने पराजित किया था? पूछा गया है कि इनमें से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, उसका नाम आपको बताना है। ए कीर्तिवर्मन द्वितीय, बी विक्रमादित्य द्वितीय, सी पुलकेशिन द्वितीय और डी पुलकेशिन सी पुलकेशिन प्रथम और डी पुलकेशिन द्वितीय। ये प्रथम और द्वितीय का अंतर जरूर देख लें, नहीं तो आपका प्रश्न अननेसेसरी गलत हो जाता है। ठीक है, तो इनमें से जो सही उत्तर है वो क्या होगा? आंसर होगा डी पुलकेशिन द्वितीय। कौन था पुलकेशिन द्वितीय? यह एक चालुक्य शासक था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक था और पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से यह जानकारी मिलती है। यह अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख से यह जानकारी देता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था और यह युद्ध कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की जब जीत हुई तो इसने दक्षिण परमेश्वर की या दक्षिणा परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये प्रश्न ऑलरेडी बन चुके हैं। दक्षिणा परमेश्वर की उपाधि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करके धारण की थी और ये सारी जानकारी जो है ऐहोल अभिलेख से पता चलती है। तो ये नर्मदा नदी याद रखेंगे और इस युद्ध के बाद नर्मदा नदी जो है वो हर्षवर्धन की दक्षिणी सीमा बन गई थी। दक्षिणी सीमा का मतलब है कि नर्मदा नदी के उत्तर के क्षेत्र हर्षवर्धन के साम्राज्य का हिस्सा थे, लेकिन इसके दक्षिण में हर्षवर्धन का जो नियंत्रण था वो एक सीमा तक समाप्त हो गया था। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा, हुएनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? हुएनसांग के बारे में अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग तरह का डिस्कशन हम ऑलरेडी काफी कर चुके हैं। तो एक बार फिर से इसके बारे में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हुएनसांग किसके दरबार में भारत आया हुआ था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी सम्राट हर्ष, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ पर जो सम्राट हर्ष है यही है हर्षवर्धन। ठीक है, कौन है ये? हर्षवर्धन। तो ये हर्षवर्धन के शासन काल में आने वाला जो हुएनसांग था, ये इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और हुएनसांग ने अपने जो हुएनसांग 15 वर्षों तक रहा। कौन था ये हुएनसांग? ये एक बौद्ध भिक्षु था और ये चीन से आया था। ठीक है, ये चीन का था। तो चीनी बौद्ध भिक्षु हुएनसांग वहां से जब आया, एक्चुअली वो बौद्ध शिक्षा पर ज्ञान ग्रहण करने आया था और बुद्ध शिक्षा से संबंधित जो मूल दर्शन है उनकी शिक्षा ग्रहण करने आया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में इसने हुएनसांग ने शिक्षा ग्रहण की और यह 15 वर्ष यहाँ पर रहा। तो इसने जो भी यहाँ पर देखा समझा, ये जब वापस चाइना गया, चीन में वापस गया, तो इसने अपने यात्रा वृतांत को सियूकी नाम से लिखा है। सियूकी। ठीक है, सियूकी का मतलब यहाँ बताया गया है पश्चिम का यात्रा वृतांत, यानी कि जो पश्चिम में ये गया और यहाँ पर इसने जो भी देखा उसके बारे में इसने विस्तार से अपने इस ग्रंथ में बताया है। तो सियूकी में जो जानकारी दी गई है उससे हमें सम्राट हर्षवर्धन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। तो हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? यह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आने वाला एक अन्य चीनी बौद्ध यात्री था जो इससे पहले आया था, उसका नाम है फायहांग। ठीक है, फायहांग। तो फायहांग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। हर्षवर्धन सम्राट ये हुएनसांग सम्राट हर्षवर्धन के काल में आया और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आप जान चुके हैं पहले ही मेगस्थनीज आया था।
ठीक है, अंतर यह है कि मैगस्थनीज यूनानी था और राजदूत था। मैगस्थनीज यूनानी राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जबकि फाहियान और हुएनसांग दोनों चीनी थे और ये राजदूत नहीं थे बल्कि ये बौद्ध यात्री के रूप में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में आए थे, क्योंकि भारत बौद्ध धर्म का जन्म स्थल या जन्मस्थली मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के दरबार में हुएनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? यहाँ ये जो दूत शब्द लिखा हुआ है, वास्तव में ये दूत शब्द यहाँ उचित नहीं, क्योंकि एक और प्रश्न यहाँ आएगा, पर इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जब हर्षवर्धन भारत में आया था उस समय चीन में कौन से राजा का शासन था? ठीक है, हालांकि इसे दूत के रूप में नहीं भेजा गया था, ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, लेकिन प्रश्न का तात्पर्य यही है कि हर्षवर्धन जब भारत आया था तो चाइना में कौन से राजा का शासन था? तो इनमें उत्तर हो जाएगा ए, ताई सुंग। ताई सुंग का शासन था चीन में जब हर्षवर्धन ने भारत में जब हर्षवर्धन के दरबार में हुएनसांग आया था। ठीक है, अगला प्रश्न, आज भी भारत में हुएनसांग को याद करने का मुख्य कारण है, यानी कि हुएनसांग ने ऐसा क्या किया कि हम हुएनसांग को याद रखें, या हुएनसांग की देन क्या है भारत के लिए? तो ए, हर्ष के प्रति सम्मान, बी, नालंदा में अध्ययन, सी, बौद्ध धर्म में आस्था, डी, सियोकी की रचना। देखिए ये चारों ही सही हैं। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये चारों ही सही हैं, क्योंकि हर्ष के प्रति सम्मान भी व्यक्त करता है, नालंदा में बौद्ध शिक्षा का भी ग्रहण की थी, बौद्ध धर्म में आस्था भी रखता था, लेकिन भारत में हुएनसांग को याद करने के पीछे मुख्य कारण है सियोकी। सियोकी क्या है? सियोकी इसका वो यात्रा वृतांत है जो इसने भारत से वापस जाने के बाद चाइना में लिखा था, और इस सियोकी में भारत के उस तत्कालीन समय के जो सामाजिक, जो वहां की जो एक तरह से धार्मिक और आर्थिक संदर्भ में, राजनीतिक संदर्भ में जो जानकारी देता है हुएनसांग, वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतीय इतिहास में और वर्धन काल, खास तौर से हर्षवर्धन के काल के संदर्भ में ये जानकारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें एक अंतर ये होता है कि जो विदेशी यात्रियों के जो ट्रैवलॉग्स होते हैं, इनको बोलते हैं ट्रैवलॉग्स, यानी कि यात्रा विवरण मतलब ट्रैवलॉग्स। ये जो ट्रैवलॉग्स होते हैं विदेशी यात्रियों के, इनमें अतिशयोक्ति की जो आशंका है वो नहीं होती, लेकिन जो जैसे हर्षचरित लिखा बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के संदर्भ में ही, हर्षवर्धन का दरबारी कब था बाणभट्ट, तो हर्षवर्धन के संदर्भ में उसने हर्षचरित लिखा। हर्षचरित में जो हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। ऐसे ही प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया, बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा गया, क्योंकि इनके दरबारी कवि अपने शासकों को प्रसन्न रखने के लिए बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखते थे। लेकिन ये जो विदेशी यात्री होते थे, इनमें इस प्रकार की भावना नहीं थी। ये निष्पक्ष भावना से, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी लाग लपेट के अपने, और खास तौर से जब यहां से जाने के बाद लिखते हैं तो शासकों का प्रभाव या दबाव भी इन पर नहीं होता। तो ये जो ट्रैवलॉग्स होते हैं या विदेशी यात्री का जो विवरण होते हैं, ये भारतीय इतिहास के वास्तविक सूचना देने के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सियोकी की रचना के संदर्भ में हुएनसांग को हम आज मुख्य कारण है उनको याद करने का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आपको अभी अभी बताया मैंने, नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हुएनसांग ने अध्ययन किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी एक गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। और नालंदा तत्कालीन समय में बौद्ध शिक्षा का या बुद्ध शिक्षा का बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र था, जहां पर बाहर से, विदेशों से आकर के भी लोग अध्ययन किया करते थे। तक्षशिला जो है ये मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, और विक्रमशिला की स्थापना बाद में की गई है धर्मपाल द्वारा। तो विक्रमशिला बाद में जो पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा जब इसकी स्थापना की, तो उसके बाद ये भी बुद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, और ये भी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो नालंदा, जहां पर हुएनसांग ने 2 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की थी, वहीं पर रहा था ये। हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? पूछा गया है कि जब हुएनसांग ने भारत में यात्रा की थी उस समय भारत में सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण या मुख्य केंद्र क्या था? ए, वाराणसी, बी, मथुरा, सी, पाटलिपुत्र और डी, कांची। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मथुरा, यानी कि मथुरा उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था, और मथुरा में सूती
वस्त्र का उत्पादन होता था। बनारस यहाँ पर जो है ये रेशमी वस्त्रों का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ह्वेनसांग ने अपने ग्रंथ में यह बताया है कि मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। इसके आधार पर यह जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? जो चीनी लेखक थे, इन्होंने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं, जो अपनी रचनाएं लिखी या अपने यात्रा वृत्तांत लिखे, इसमें भारत को किस नाम से ये पुकारते हैं, या भारत के लिए इनमें से कौन सा नाम यूज किया गया है? ए फोको की, बी यिंतु, सी सियू की और डी सिकिया पोनो। तो इसमें सही आंसर होगा यिंतु। अब यिंतु का थोड़ा हम देख लें कि ये चाइनीज शब्द जो है इसका क्या मतलब है और कहां से ये निकला है। देखिए, भारत के संदर्भ में जो शुरुआती जानकारी मिलती है वो ये कि भारत को हिंद नाम दिया गया और दूसरा नाम दिया गया भारत को इंडस। ठीक है, तो और ये दोनों ही नाम कहां से निकले? सिंधु से निकले। सिंधु क्या थी हमारी? सिंधु नदी। आजकल भारत के नाम को लेकर के बड़ा ही एक तरह से चर्चाएं हो रही हैं, तो आप वास्तविकता यहां पर जानिए। हिंद जो है, हिंद, भारत को हिंद शब्द किसने दिया? ये भारत को, ये फारसी शब्द है। ठीक है, हिंद फारसी शब्द है और पर्शियन, फारसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्शियन। तो जो पर्शियन लोग थे या जो फारसी रचनाकार थे या फारसी ग्रंथ थे, उसमें भारत के लिए हिंद शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो सिंधु से ही निकला है और इसी हिंद से बना हिंदुस्तान। ठीक है, इसी हिंद से हिंदुस्तान बना, हिंदुस्तान बना। और आप देखेंगे कि ज्यादातर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वे भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द ही इस्तेमाल करते हैं। वे इसी को फॉलो करते हैं क्योंकि ये पर्शियन भाषा से ही निकला हुआ है। और दूसरा इंडस, ये किसने यूज किया? ये यूनानी ग्रंथों में इस्तेमाल किया गया है। यूनानी लेखकों ने भारत के लिए इंडस शब्द इस्तेमाल किया, जो कि सिंधु से ही निकला हुआ है और इसी इंडस से बना इंडिया। ठीक है, क्या बना? इंडिया। अब यहां पर आजकल आप चर्चा सुनते हैं कि भारत, तो भारत शब्द जो है वास्तव में यह निकला है जो दशराग युद्ध हुआ था, जो ऋग्वैदिक काल में जो राजा सुदास और जो 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें जो भरत कबीला था, भरत कबीले के राजा थे सुदास। तो भरत कबीले के नाम पर इसका नाम भरत पड़ा और भारत पड़ा। और कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था भरत या भरत, उसी के नाम के आधार पर भारत का नाम भारत पड़ा। तो हिंदुस्तान, इंडिया और भारत, ये तीन नाम की जो स्टोरी है, जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, उसको मैंने बताया। फिलहाल ये हिंदुस्तान और इंडस, इंडिया, दोनों ही शब्द हमारी सिंधु नदी या सिंधु से निकले। और भारत की पहली ज्ञात सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। तो सिंधु सभ्यता ही भारत की जो मूल संस्कृति है उसकी जो जननी हम कह सकते हैं, वहां से ये शब्द इस्तेमाल किए गए। इसमें जो ये फारसी शब्द हिंद है, इसी हिंद को चाइनीज भाषा में इंतु कहा गया है, यानी कि इंतु का मतलब है हिंद या हिंदुस्तान। तो चीनी लेखक भारत को जो इंतु कहते हैं, यह इंतु जो है यह चाइनीज शब्द है, जो कि फारसी शब्द हिंद का ही चाइना में रूपांतरण या अनुवाद है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हुड़ शासक मेहर कुल को पराजित किया था? हुड़ों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। हुड़ मध्य एशिया से आए थे और ये मध्य एशिया के एक जनजाति थी, मध्य एशिया की एक जनजाति थी। और यह जनजाति कैसी थी? यह घुमंतु जनजाति थी। ठीक है, खानाबदोश या घुमंतु जनजाति थी। तो हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किए और इसके साक्ष्य हमको गुप्त काल से मिलते हैं। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि हुड़ों ने उसके समय में भारत पर आक्रमण किया था और स्कंदगुप्त ने हुड़ों को परास्त भी किया था, यह भी हमें पता चलता है। यहां पर पूछा गया है कि मेहुर कुल, ये कौन है? हुड़ शासक है। तो हुड़ शासक मेहुर कुल को इसमें से किसने पराजित किया था? ए बुद्धगुप्त, बी यशोधर्मन, सी शशांक और डी प्रभाकर वर्धन। तो इतिहास किससे यह जानकारी मिलती है कि यशोधर्मन कौन था? ये उत्तर गुप्त शासक था। ठीक है, उत्तर गुप्त, यानी कि गुप्तों के बाद, गुप्तों की समाप्ति के बाद जो गुप्तों के सामंत हुआ करते थे, गुप्तों के काल में भूमिदान की परंपरा बहुत ज्यादा थी, इससे सामंतवाद और क्षेत्रवाद पनपा। तो जब गुप्तों की जो उत्तराधिकार के नियम के तहत जो गुप्त शासक थे, जब वो उनका पतन हो गया, तो उसके बाद जो उनके क्षेत्रीय सामंत थे
उन्हीं में से एक थे यशोधर्मन। तो इस यशोधर्मन ने जो है वो हूण शासक मिहिरकुल को परास्त किया था, ऐसी जानकारी हमें मिलती है और यह हमको मंदसौर अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, कहां से पता चलता है? मंदसौर अभिलेख से पता चलता है, मंदसौर अभिलेख। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा हो तो मुझे बताइए कि मंदसौर अभिलेख से एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जो मैंने बिल्कुल लास्ट अभी वीडियो में आपको बताया था, तो उसको कमेंट करके बताइए कि मंदसौर अभिलेख से एक और महत्वपूर्ण जानकारी हमें क्या मिलती है गुप्त काल के बारे में। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा बी, यशोधर्मन। अगला प्रश्न हमारा, अब ये हमारा टोटली कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, बहुत ही पेशेंस के साथ इसको हम देखेंगे और बताएंगे कि इनमें से कौन से सही है। क्या है? भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चुआंग, हुएनसांग का एक अन्य नाम क्या था? युआन चुआंग। हुएनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? देखिए, जब हुएनसांग भारत की यात्रा करके वापस चाइना लौटा तो इसकी भारत में जो भी इसने यहाँ पर देखा और सुना उसके आधार पर अपना पूरा अनुभव लिखा सियोकी में, तो उससे संबंधित कौन सी बात यहाँ पर सही है? यानी कि हुएनसांग ने अपनी पुस्तक में जो अपने यात्रा विवरण में जो लिखा है उनमें से इनमें से कौन कौन सी सही है? पहले हम इसका उत्तर जान लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि हुएनसांग ने और क्या क्या लिखा है अपने इस ग्रंथ में। पहला है, सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित थे। ठीक है, यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हुएनसांग ये कहता है कि सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से सुरक्षित नहीं थे, बल्कि यहाँ डाकू और लुटेरों का भय लगा रहता था। और स्वयं हुएनसांग ये कहता है कि वह कई बार इन लुटेरे डाकुओं से बच करके निकला है, ऐसा वह कहता है। तो डाकू और लुटेरों से सुरक्षा नहीं थी। ठीक है, दूसरा है, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल एवं विष द्वारा सत्य परीक्षण किया जाना ही किसी भी व्यक्ति को निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के लिए साधन थे। यह बात बिल्कुल सही है, इसको समझिए सामान्य भाषा में। मैं जो हुएनसांग था वो ये कहता है कि इस समय यानी कि वर्धन काल में मृत्युदंड नहीं दिए जाते थे। ध्यान दीजिएगा, मृत्युदंड नहीं दिए जाते थे। सबसे बड़ा जो दंड होता था वह अंग भंग होता था, और इसके अलावा कोई दोषी है या निर्दोष है इसकी जांच करने के लिए क्या किया जाता था? इसकी जांच करने के लिए उसकी अग्नि, जल और विष से परीक्षण किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि अगर वह सत्य है तो वह व्यक्ति अग्नि में जलेगा नहीं, जल में डूबेगा नहीं और विष से भी नहीं मरेगा। इस आधार पर सत्य का परीक्षण किया जाता था और इसी से किसी व्यक्ति की निर्दोषता या दोष के निर्णय का जो निर्णय है वो लिया जाता था। ऐसी बात हुएनसांग अपने ग्रंथ में करता है। तीसरा है, व्यापारियों को नौ घाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था। यह भी सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है, उत्तर होगा आपका बी। इसके अलावा हुएनसांग और क्या कहता है? हुएनसांग ये कहता है कि भारत के लोग चप्पल नहीं पहनते या बहुत कम मात्रा में चप्पल पहनते हैं। भारत में पर्दा प्रथा नहीं है, जबकि भारत में सती प्रथा है। यानी कि सती प्रथा होने की बात यहाँ पर हुएनसांग भी करता है। और सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य गुप्त काल में 510 ईस्वी में एरण अभिलेख मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है युआन चुआंग या हुएनसांग सियोकी में करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए? तो इनके आगमन का सही क्रम बताना है आपको। यानी कि ये जो चार हैं ये व्यक्ति, इनमें से कुछ बौद्ध यात्री हैं, कुछ राजदूत के रूप में, ये विदेशी हैं। तो ये जो भारत आए उनके बारे में आपको बताना है कि इनका क्रम क्या था। देखिए, फायहान, इत्सिंग और हुएनसांग ये तीनों क्या थे? ये तीनों चीनी हैं, ये दोनों चीनी यात्री हैं। ठीक है, चीनी यात्री हैं। और मैगस्थनीज क्या है? ये यूनानी जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर उसका राजदूत था, तो ये यूनानी हुआ। ठीक है, ये यूनानी था। दूसरी बात, ये राजदूत था और ये तीनों, इनमें से फायहान और हुएनसांग कौन थे? बौद्ध यात्री थे और ये यात्रा सामान्य यात्रा के दृष्टिकोण से आया था। तो पूछा गया है ये कब कब आए और इनका सही क्रम क्या है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले मैगस्थनीज आया। किसके समय में आया था मैगस्थनीज? फटाफट बताइए। तो मैगस्थनीज आया था मौर्य काल में। किसके, कौन से शासक के समय में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। जब
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में परास्त किया और दोनों के बीच में संधि हुई, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और संधि के अनुरूप उसने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो ये सबसे पहले आया था, पहले स्थान पर हम इसको रखते हैं। उसके बाद आया था इनमें से फायहान, फायहान दूसरे स्थान पर रखते हैं। फायहान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था गुप्त काल में, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायहान जब आया तो इसने उनके बारे में और उनके समाज के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दी है। इसके अलावा तीसरे स्थान पर आया है हुएनसांग, तीसरे नंबर पर इनमें हुएनसांग आया हर्षवर्धन के शासन काल में, अभी हम इसके बारे में बता चुके हैं। और इनमें सबसे लास्ट में आया इत्सिंग 7वीं ईस्वी में, तो इत्सिंग इनमें चौथे स्थान पर आया है। यानी कि हुएनसांग की मृत्यु के बाद हर्ष की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यानी कि हर्षोत्तर काल में ये इत्सिंग भारत में आया था। तो हमारा सही क्रम क्या हो गया? 3, 1, 4, 2। चलिए देखते हैं, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ये क्रम आगे भी पूछे जाएंगे, इनको ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता है। देखिए, भूमिदान की जो परंपरा सातवाहन ने शुरू की थी वह गुप्त काल तक तेजी से बढ़ी और इसका आगे चल के हर्ष काल में, हर्षवर्धन के काल में या वर्धन काल में बहुत तेजी से इसका प्रचार देखा और राजपूत काल में ये अपने चरम पर थी। तो जैसे जैसे भूमिदान बढ़ते गए, भूमिदान की प्रथा बढ़ती गई, वैसे ही वैसे क्षेत्रवाद बढ़ता गया और सामंतवाद बढ़ते गए। ये सामंत कौन होते थे? जिन्हें जमीनें दी जाती थी। जमीन देने के दो तरीके थे, या तो दान में धार्मिक उद्देश्य दी जाती थी, या फिर एक जैसे वेतन के रूप में जो भूमि दी जाती थी, तो उस वेतन की राजस्व वसूली का अधिकार भी क्षेत्रीय अधिकारियों को दे दिया जाता था। ये क्षेत्रीय अधिकारी एक समय के बाद अपनी उस जमीन और उस क्षेत्र के मालिक बन जाते थे और अपनी शक्ति को केंद्रित करते थे। इनके पास अपनी सेना होती थी, यहां तक कि ये अपने सिक्के भी चलाते थे। तो इससे जो केंद्रीय सत्ता यानी कि जो राजा होता था उन पर से इनका नियंत्रण समाप्त हो जाता था। तो इस सामंतवाद ने विकेंद्रीकरण शुरू किया। यह गुप्त और गुप्तोत्तर और आगे राजपूत काल तक निरंतर बढ़ता ही गया। तो जाहिर सी बात है कि जब सामंतवाद होगा, उसमें जमीनें दान में दी जाएंगी, तो फिर कृषक संरचना पर भी इसमें असर पड़ेगा। यानी कि किसान जो है वो केवल जमीन में मजदूर बन के रह जाएगा, लेकिन उसका मालिक कोई और होगा और राजा का उस पर नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रीय अधिकारी और सामंत उसको अपने नियंत्रण में रखेंगे। तो निश्चित तौर पर कथन यहां पर सही है। कारण है, इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। इस काल में कौन कौन नए वर्ग आए? मध्यस्थ के रूप में भूस्वामी आया, ठीक है, भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित। एक वर्ग आया था भूस्वामी जिसकी जमीन होती थी, एक आया मध्यस्थ वर्ग जो कि भूस्वामी और किसानों के बीच में था। ये मध्यस्थ क्या करता था? तीसरे वर्ग यानी कि किसानों से राजस्व की वसूली करके इसे भूस्वामी को दिया करता था। और यही चीज बाद में अंग्रेजों के समय में जमींदारी प्रथा के रूप में प्रचलित हुई। यहां पर जमींदार मध्यस्थ थे, भूस्वामी के रूप में जो है भूस्वामी का अधिकार हालांकि जमींदार को था, लेकिन जो शक्ति थी वो अंग्रेजों के पास थी और किसान केवल खेती करने तक ही सीमित हुआ करते थे। तो ये कथन और कारण पूरी तरह से सही है और यहां पर कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न हमारा, कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कौशेय शब्द का प्रयोग यहां पर पूछा गया है, किसके लिए किया गया है? मैंने आपको बताया कि गुप्त काल में वस्त्र उद्योग बहुत ही अच्छी स्थिति में था और इस वस्त्र उद्योग ने गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था को काफी प्रगति भी पहुंचाई। तो जाहिर सी बात है कि वस्त्र से संबंधित यह कौशेय शब्द है और यहां पर कौशेय जो है ये रेशम के लिए इस्तेमाल किया गया है। कौशेय शब्द का इस्तेमाल यहाँ रेशम के लिए किया गया है और गुप्त काल में बनारस रेशम का व्यापार करने का महत्वपूर्ण नगर हुआ करता था। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? रेशम, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? गुप्तोत्तर की जब हम बात करते हैं तो धीरे धीरे हम हर्ष के समय तक चले जाते हैं, क्योंकि गुप्तों के पतन के बाद जो उत्तर गुप्त आए उसके बाद धीरे धीरे फिर वर्धन वंश आया। तो वर्धन वंश में आपने देखा कि कन्नौज जो था वो व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था और कन्नौज उस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण जो व्यापारिक मार्ग से थे उसका एक तरह से चौक था,
जहां अन्य व्यापारिक मार्ग आपस में जुड़ते थे, चाहे दक्षिणा पथ हो, चाहे उत्तरा पथ हो, चाहे पूर्वी मार्ग हो या पश्चिमी मार्ग हो, इन सभी के जो कनेक्टिंग पॉइंट था वो कन्नौज था, और कन्नौज का व्यापारिक महत्व यहां पर सबसे ज्यादा हुआ करता था। तो गुप्तोत्तर काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र कन्नौज था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपवाक्य उत्तर पूर्वकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा करता है? हुंडी, अभी इसके बारे में हम डिटेल्स आपको बताएंगे और आप देखेंगे कि हुंडी के द्वारा किस तरीके से व्यापार को आसान बनाते थे ये लोग। तो ए, राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, बी, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाले बही, सी, विनिमय पत्र मतलब एक्सचेंज लेटर, सी और डी, सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, विनिमय पत्र या एक्सचेंज लेटर। ये क्या हुआ करते थे, और ये वर्तमान में सांकेतिक मुद्रा की तरह काम करते थे। सांकेतिक मुद्रा यानी कि जो वर्तमान में पेपर करेंसी, जैसे हम एक 100 का नोट इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम 500 का नोट इस्तेमाल करते हैं, और उस 500 के नोट से 100 के नोट से हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपए या 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये वचन कौन दे रहा है? ये वचन आरबीआई गवर्नर दे रहा है। किसके बिहाफ पर, किसकी गारंटी पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार की गारंटी पर आरबीआई गवर्नर आपसे वादा करता है कि वह आपको इस रुपए का पूरा मूल्य वसूल कराएगा। तो जैसे ये कागज का नोट गवर्नर की द्वारा दिए गए वचन से एक नोट के रूप में आपको सामान खरीदने का माध्यम बन रहा है, वैसे ही विनिमय पत्र हुआ करते थे। जैसे पेपर का एक टुकड़ा या तांबे का एक टुकड़ा, जिस पर जिसने उसको जारी किया है, कौन जारी करता था ये विनिमय पत्र? ये जो व्यापारिक श्रेणियां हुआ करती थी, जैसे रेशम बुनकरों की श्रेणी, जैसे तेली की श्रेणी, तो जो अलग अलग व्यापार करने वाले ग्रुप ऑफ जो व्यापारी होते थे वो अपनी हुंडी जारी करते थे, और उस हुंडी में ये दर्ज रहता था और हस्ताक्षर के साथ उसमें ये कमिटमेंट किया जाता था कि जिस व्यक्ति के पास ये हुंडी का पत्र है उसको उसके बदले उतने रुपए मूल्य का सामान दिया जाए। ये कमिटमेंट के साथ वो हुंडी उसको दी जाती थी। जैसे मान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति से कोई सामान मंगाना है और उस समय मुद्रा का प्रचलन इस प्रकार से नहीं था, तो मैंने एक कागज के टुकड़े पर अपना हस्ताक्षर कर दिया, और जिसके साथ मुझे व्यापार करना है ऑलरेडी उससे मेरे कांटेक्ट हैं, तो मैंने उस पर लिख दिया कि इस बंदे को जिसके पास ये पेपर है, ये पेपर जब आपको देगा तो आप इसको 500 रुपए का सामान दे दें, और मैंने साइन कर दिया। वो पेपर जब वो लेकर के उस व्यक्ति के पास जाएगा तो वो उसको देख करके उसके बदले 500 रुपए का सामान दे देगा। उस पत्र को कहा जाएगा विनिमय पत्र, यानी कि एक ऐसा पत्र जिसके द्वारा विनिमय या लेन देन या एक्सचेंज किया जा रहा है, इसी को हम कहते हैं हुंडी। ठीक है, क्या कहते हैं? हुंडी। तो यह हुंडी उस समय मुद्रा की तरह, कागजी मुद्रा की तरह काम करती थी, और वास्तव में कागजी मुद्रा भी क्या है? एक प्रकार का विनिमय पत्र या एक्सचेंज लेटर ही है, इसीलिए इसे हम सांकेतिक मुद्रा भी कहते हैं। तो सही उत्तर होगा सी, विनिमय पत्र। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो हर्षवर्धन ने 2 सम्मेलन बुलाए थे, महाबौद्ध सम्मेलन, ठीक है, और इनमें से एक बुलाया था प्रयाग में और दूसरा बुलाया था कन्नौज में। ठीक है, और कन्नौज में जो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध महासम्मेलन था, ये प्रयागराज में कुंभ में हर 5 साल पर आता था, या जो माघ मेला लगता था उसमें हर 5 साल पर हर्षवर्धन आता था, और कहते हैं कि अपना सर्वस्व दान कर दिया करता था। लेकिन वो तो हर 5 साल पर आता था, परंतु यहाँ पर प्रयाग में और कन्नौज में हर्षवर्धन ने 2 बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, और इनमें से कन्नौज में होने वाले बौद्ध महासम्मेलन में चीनी यात्री था हुएन सांग, ये शामिल हुआ था, ऐसा वो अपने ग्रंथ सियूकी में लिखता है।
तो इससे ये पता चलता है कि हर्षवर्धन जो है वो है बौद्ध धर्म का भी सम्मान करता था। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा, हालांकि कन्नौज भी उत्तर प्रदेश में ही है, तो प्रयाग में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था और कन्नौज में दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्षचरितम किसके ऊपर लिखी थी? हर्ष का मतलब यहां पर क्या है? हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन की विजय गाथाओं और हर्षवर्धन के चरित्र पर यह प्रश्न ये पूछा गया है। तो हर्षचरितम लिखी थी बाण भट्ट ने। बाण भट्ट ने हर्षचरितम के अलावा और क्या लिखा है? कादंबरी भी लिखा है इन्होंने। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया बाण भट्ट। कालिदास ने क्या लिखा है? कालिदास ने बहुत सारी रघुवंशम से लेकर के मेघदूतम अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, शकुंतला आदि। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन जहां एक ओर जो लेखक और रचनाकार थे उनको आश्रय देता था, तो दूसरी ओर स्वयं भी बहुत बड़ा लेखक था, साहित्यकार था। तो इसने 3 नाटकों की स्थापना की है, 3 नाटक लिखे हैं हर्षवर्धन ने, और उन 3 में एक इनमें से जो है वो प्रियदर्शिका है। तो प्रियदर्शिका के अलावा 2 और लिखे हैं। 3 नाटक के नाम जान लीजिए, क्योंकि आने वाले प्रश्न में ये पूछा जा सकता है। प्रियदर्शिका के अलावा रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये हर्षचरित का जो लेखक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि हर्षचरित की का जो लेखक है वो हर्षवर्धन ही था, पर ऐसा नहीं है। हर्षवर्धन जो है ये नाटक इसने जो लिखे हैं उनमें हर्षचरित नहीं है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, तीसरा नाटक क्या है इसका? नागानंद। इन तीनों का लेखक हर्षवर्धन था। कादंबरी का लेखक बाण भट्ट था, और इसमें देवी चंद्रगुप्तम का जो लेखक है वो आपका है विशाख दत्त। ये किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। विशाख दत्त इसका लेखक है। ये नोट कर लिया करिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी भूलने वाली चीजें हैं। अभी आपको लगेगा कि आपने याद कर लिया, लेकिन एक जैसे इतने सारे ग्रंथ और लेखक हैं इनके कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इनको एक पेपर पर नोट करके बार बार इनको याद करें। तो हर्षचरित जो है वो बाण भट्ट, हर्षचरित जो है वो किसने लिखा है? यहाँ पर एक मिनट, क्या हो यहाँ पर हो गया? कादंबरी और हर्षचरित दोनों बाण भट्ट ने लिखे हैं। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ने लिखा है, और प्रियदर्शिका और अन्य 2 जो नाटक हैं ये आपके हर्षवर्धन ने लिखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? उत्तर भारत पर। ठीक है, ए चालुक्य, बी राजपूत, सी गुप्त और डी मौर्य। तो इन तीनों ने तो किया ही था। इनमें सबसे पहले मौर्य आए, फिर गुप्त आए और फिर राजपूत आए। लेकिन चालुक्य जो है ये उत्तर भारत में नहीं थे। चालुक्यों की 2 शाखाएं थी। एक थे वातापी के चालुक्य, और दूसरे जो थे वे थे कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य, और ये दोनों ही दक्षिण और पश्चिम भारत में थे, ये उत्तर भारत में नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, चालुक्य जो है इन्होंने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़े यज्ञ माने जाते थे, और इनमें से कौन सा ऐसा शासक है जिसने एक नहीं 4 अश्वमेध का संपादन किया था? ए पुष्यमित्र शुंग, बी प्रवरसेन प्रथम, सी समुद्रगुप्त और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम था, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए, और ये अपने आप में तत्कालीन समय में बहुत ही महत्वपूर्ण था। इससे ये भी पता चलता है कि वाकाटकों ने ब्राह्मण धर्म को काफी ऊंचाई पहुंचाई, संरक्षण दिया, सम्मान दिया, क्योंकि यज्ञों का जो प्रचलन है वो ब्राह्मण धर्म से ही संबंधित था। ठीक है, अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है हमारा, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो मैंने आपको यहां बताया कि वातापी इनकी राजधानी थी, और वातापी जो है ये आधुनिक कर्नाटक के बीजापुर में पड़ती है। जो वर्तमान कर्नाटक है वो कर्नाटक का जो बीजापुर है, यही बीजापुर वातापी है, जो कि चालुक्यों की राजधानी था। तो ये थे हमारे
20 महत्वपूर्ण प्रश्न और ये हमारे वर्धन काल से संबंधित थे, जो कि बहुत ही ऐसा काल था जिसमें कई शासक थे, स्थानीय स्तर पर कई सामंत थे। तो थोड़ी उलझन है इस चैप्टर में, लेकिन क्लियर कर आप अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो क्लैरिटी के साथ आप कर ले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है क्रम से हम लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि पूरा सिलेबस हम कवर कर पाएं और आप ये समझ पाएं कि कौन से पार्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, तो उस पर आप ज़्यादा टाइम दे पाएं। थैंक यू।